अब तक हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक्स पढ़े। पहले हमने देखा कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। इस टॉपिक में हम अपने डिस्कशन को और आगे लेके जाते हैं। अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमने दो रिएक्टेंट्स लिए ए एंड बी, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई सी एंड डी। अब अगर हम ए एंड बी एंड सी एंड डी की कंसंट्रेशन बताना चाहते हैं तो वो कैसे बताएं? उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, यानी ए की जो कंसंट्रेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट ए में लिखेंगे, बी की जो कंसंट्रेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट बी में लिखेंगे, इसी तरह सी एंड डी की भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंसंट्रेशंस लिखेंगे। हमने ये भी देखा था कि ए एंड बी जो रिएक्ट कर रहे हैं उस रिएक्शन का जो रेट है उसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन कहा था। आर एफ से जाहिर करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी किस रेट पे ए एंड बी मिलके सी एंड डी बना रहे हैं। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हमने देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन पे। यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन की गई कि ये जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करता है कि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास एट एनी पॉइंट। अब इसे लिखेंगे तो ऐसे कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब अगर इसी को हमने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये डिपेंड करता है एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट पे, यानी एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई कर दें। एक्टिव मैस का मतलब सिर्फ मैस ही आपने याद रखना है, वो मोल्स पर डीएम क्यूब में हम लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि सिर्फ मैस पे डिपेंड करती है कि कितना मैस है ए का, कितना मैस है बी का, इस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अभी हमने ऊपर लिखा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है हमने कैसे लिए है, स्क्वायर ब्रैकेट ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट ए। तो जहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है उसकी जगह हम ए एंड बी लिख देंगे, और ये प्रोडक्ट है इन दोनों की। यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो ऑब्वियसली मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसे हम के एफ लिखेंगे। ये फॉरवर्ड कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें कि रिएक्टेंट्स भी तो आपस में मिलके ए एंड बी बनाते हैं, जो कि रिवर्स रिएक्शन है, उसे हम उसका जो रेट होगा वो आर एंड स्मॉल आर से लिखते हैं, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन। वो किसके इक्वल होगा? वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स आपस में किस रेट पे मिल रही है ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। अगेन सी एंड डी हमने कंसंट्रेशन ली है, स्क्वायर ब्रैकेट में वो लिख देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, इक्वालिटी का साइन लिखेंगे तो इक्वालिटी होगी के, उसे हम के आर लिखेंगे क्योंकि अगेन ये इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किस स्टेप के लिए? रिवर्स स्टेप के लिए। तो हमारी जो दो इक्वेशन, दो आर एफ एंड आर आर की वैल्यू बनी वो ये बनी, आर एफ इज इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिमिलरली आर आर यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर सी एंड डी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है तो आप कहेंगे कि बड़ा इजी है, जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी आर एफ इज इक्वल टू आर आर। अभी आपने वैल्यूज देखी कि आर एफ वॉज इक्वल टू के एफ इंटू ए एंड बी, अभी हमने देखा। इसी तरह आर आर की वैल्यू भी जो है वो हम देख सकते हैं, वही हम इक्वल कर देंगे। अब यहां से अगर मैं के एफ को डिवाइड कर दूं के आर से दूसरी तरफ ले जाके, और इसी तरह ए एंड बी को इधर से ले जाके सी एंड डी से डिवाइड कर दूं, तो ये जो के एफ एंड के आर की रेशो है ये खास मीनिंग रखती है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसे सी एंड डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए एंड बी की कंसंट्रेशन के इक्वल भी लिख सकते हैं। अभी हमें ऊपर दिखाई भी दे रहा है। ये जो के सी है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एंड इस पूरे चैप्टर में हम के सी को बार बार यूज करेंगे इस, और वो अब से आपसे मैं पूछूं वो किसके इक्वल होता है तो आप कहेंगे वो दो चीज़ों के इक्वल होता है, दोनों चीज़ों के इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, या
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर फॉरवर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप यानी KF ओवर KR। अब बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उसको लिखते हैं हम। हमने रिएक्शंस को किस तरह लिखा कि A एंड B ने आपस में रिएक्ट किया, C एंड D बनाए। इस इक्वेशन में एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं जो बुक में भी दिया गया तो वो क्या है कि सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन सोडियम के मैंने कितने मोल लिए हैं? 2 मोल लिए हैं। लेकिन अगर आप मेरी ऊपर वाली इक्वेशन में देखें मैंने A के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इसमें हमेशा 1 मोल होगा या 1 मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन में। तो ऐसे नहीं होता, मॉलिक्यूल्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो अब A के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 2, यानी सोडियम के साथ 2। B के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? यानी वाटर के साथ 2, तो 2A 2B। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 2, यानी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो 2C। NH2 जो है वो 1D है, तो वो हम D के तौर पे ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने इक्वेशन लिखनी है तो वो A के साथ एक स्मॉल a भी लिखेंगे, और स्मॉल a किस चीज़ को बता रहा है हमें कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो स्मॉल a कैपिटल A, इसी तरह स्मॉल b कैपिटल B। जो स्मॉल b है वो कोफिशिएंट है, यानी नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। इसी तरह स्मॉल c के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल d जो कैपिटल D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसकी आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। तो जनरल A B रिएक्ट करके C D बना रहे हैं, एक जनरल इक्वेशन है। इसको मजीद इंप्रूवमेंट करेंगे कि इसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख लें A B C एंड D की फॉर्म में। तो जब हमने लिया था ये वाली इक्वेशन तो हमने KC को लिखा था C D ओवर A B, और जब हम इक्वेशन लेंगे ये वाली जिसमें हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारी KC की वैल्यू बन जाएगी C की पावर C, यानी C की पावर जो भी हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं C के। एंड इसी तरह जो D के पावर बन जाएगी वो D के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसी तरह A की पावर क्या बन जाएगी? A के जितने मॉलिक्यूल लिए हैं। B की क्या पावर बन जाएगी? जितने मॉलिक्यूल हमने हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में B के लिए हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे देखते हैं, और इसके यूनिट्स क्या होंगे। अब इक्वेशन ये दी गई है CH3COOH, इसी तरह C2H5OH। अब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जाके आप देखेंगे कि ये CH3COOH जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है? एसिटिक एसिड है। एंड C2H5OH जो है वो एथेनॉल है। बट फिलहाल हम यहाँ नाम नहीं यूज़ करते, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH, और इक्वेशन पूरी लिख के हम इसे कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी A प्लस B C एंड D। तो इसमें आप देख सकते हैं कि A B C एंड D सबके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो 1 है, क्योंकि उसके इनमें से किसी के साथ कोई नंबर और मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो मैं KC कैलकुलेट कैसे करता हूँ? ऊपर लिखूंगा प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास CH3COOC2H5 की कॉन्सेंट्रेशन, इसी तरह H2O की कॉन्सेंट्रेशन, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स, डिवाइड कर दूंगा किससे? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से। अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में देखा था, जो एक्टिव डेफिनेशन में देखा, जो एक्टिव मास होता है उसका सिर्फ मतलब ये है मोल्स पर dm क्यूब, यानी 1 लीटर में हमने कितने मोल लिए हैं, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा जिसे हम एक्टिव मास कहेंगे। तो CH3COOC2H5 की कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर dm क्यूब, इसी तरह H2O की कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर dm क्यूब, डिवाइड कर देंगे अगेन दोनों प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से, वो भी इसी में है। तो ये सारे यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जो हमें KC का यूनिट मिलेगा वो कोई भी नहीं होगा, नो यूनिट होगा। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारी एक केमिकल इक्वेशन ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो
Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम एक ऐसी एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल ना हो। वो क्या है, एक मॉलिक्यूल लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का यानी N2 का, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हाइड्रोजन के यानी 3H2। रिएक्शन होता है और इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो बनते हैं वो 2NH3 बनते हैं यानी अमोनिया। इसे हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो इसमें D है ही नहीं। D क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बन रही है, उसे हम C कह देते हैं, दूसरी कोई प्रोडक्ट है नहीं इसलिए D लिखेंगे नहीं। तो A क्या है, स्मॉल a क्या है, हमारी इक्वेशन को कंपेयर कीजिए 1, एंड स्मॉल b यानी कि जो सेकंड रिएक्टेंट है उसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हमने स्मॉल b से जाहिर किया, यानी हाइड्रोजन H2 के साथ क्या नंबर है 3, तो कैपिटल B के साथ हम 3 लिख देंगे। इसी तरह जो एक ही प्रोडक्ट हमारी बन रही है अमोनिया, उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो स्मॉल c से जाहिर करते हैं और वो हमारे पास हमारी इक्वेशन के केस में 2 है। तो हम Kc का मतलब होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और पावर, जो भी नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल लिए हो। हमारे केस में NH3 के साथ 2 है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट की पावर है वो 2 कर देंगे NH3 की। डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से, N2 के साथ 1 लिखा हुआ है तो इसलिए N2 की ब्रैकेट के ऊपर पावर भी 1 है और वहाँ 1 हम लिखते नहीं है। H2 के साथ 3 लिखा हुआ है, इसीलिए H3 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर है वो हम क्या लिखेंगे 3। अब हमने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो मैसेज हैं वो मोल्स पर डीएम क्यूब में हम लेते हैं, तो जहाँ NH3 लिखा है वहाँ मोल्स पर डीएम क्यूब लिख देते हैं। इसी तरह N2 जहाँ लिखा है वहाँ भी मोल पर डीएम क्यूब लिख देते हैं, H2 जहाँ लिखा है वहाँ भी मोल्स पर डीएम क्यूब लिखते हैं। अब हमारे पास ऊपर जो है मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में नीचे 1 मोल डीएम क्यूब है, मोल पर डीएम क्यूब है और उसके साथ 3 मोल्स पर डीएम क्यूब है। अगर मैं नीचे वाली को मजीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो वो 4 हो जाएगा 3, क्योंकि बेसिस हमारी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 + 1 4। अब अगर ये जो 4 वाला पार्ट है मैं ऊपर ले जाऊं तो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी 2 है, नीचे से आया 4 जो कि -4 हो गया, 2 - 4 आंसर आएगा -2। तो इसका मतलब जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मोल्स की पावर बन जाएगी -2 यानी मोल्स -2। डीएम क्यूब जो है डीएम पर क्यूब हमारे पास आ यानी डीएम -3, इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो आंसर आएगा 6। तो जो हमारे यूनिट बन गए वो अब कैंसिल नहीं हुए क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल नहीं थे। तो इस तरीके से हमारा Kc की डिपेंड करता है यूनिट कि हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स क्या हैं हमारी केमिकल इक्वेशन में। अगर इसी बात को मैं लिख दूं ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में तो वो ये बनेगी, इफ द रिएक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल हैव नो यूनिट। व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स इज अनइक्वल देन इट हैज यूनिट्स रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन, जो भी हमने कंसंट्रेशन ली है, या अगर गैस है तो उस केस में हम प्रेशर के तौर पे भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।